हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने कामयाब होना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करते हुए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। The enzyme responsible for primary carboxylation in C3 plants is। इस क्वेश्चन में एक एंजाइम का नाम पूछा है जो कि C3 प्लांट्स में मौजूद है और प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन को कैटलाइज कर रहा है। ऑप्शंस में 4 एंजाइम्स का नाम है, हर एंजाइम का अपना एक फंक्शन है, अपनी एक लोकेशन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जो बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर मैं एज ए स्टूडेंट काम कर रहा हूं तो मुझे 2 क्वेश्चन मार्क्स का एक आंसर चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं और दूसरा क्वेश्चन मार्क C3 प्लांट्स क्या होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये आप टेबल देख लें, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स जो 2 किस्म के पौधे हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। C3 प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जो हॉट कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहे होते, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा होता। हॉट और ड्राई कंडीशंस में या ऐसे कह लें हाई टेम्परेचर वाला जो एरियाज़ होते हैं उसमें C3 प्लांट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसके बरक्स जो C4 प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हॉट वेदर में, ड्राई कंडीशंस में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर कंडीशंस ड्राई हों, जहाँ बारिश इतनी अच्छी ना होती हो, उन कंडीशंस में C4 प्लांट्स ज़्यादा बेहतर ग्रो कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे C3 प्लांट्स में आप वीट को ले सकते हैं, राइस को ले सकते हैं। गंदम और चावल जो हैं वो C3 प्लांट्स हैं, कॉमनली हमारे बहुत से एरियाज़ में वो ग्रो कर रहे होते हैं। C4 प्लांट्स की एग्जांपल लेनी हो तो उसमें मेज़, मकई और शुगर केन वो ऐसे पौधे हैं जो हॉट कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरी बात, C3 प्लांट्स को C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं, ये C3 का लफ्ज़ आखिर क्यों यूज़ किया गया है। वजह उसकी ये है कि डार्क रिएक्शन में जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो PGA है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इस 3 कार्बन कंपाउंड के स्टेबल होने की वजह से ये प्रोसेस सही मायनों में प्रोसीड कर पाता है। तो इसकी वजह से ये मेन चीज़ है जो कि पहली स्टेबल प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन की, इसकी वजह से नाम दिया गया है C3। अगर C4 की बात की जाए तो C4 को C4 प्लांट्स क्यों कहा जाता है, वजह उसकी उनकी जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट है वो है ऑक्जेलो एसीटेट, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन कंपाउंड का स्टेबल नेचर इस प्रोसेस को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसी के नाम से या इसी के नंबर ऑफ कार्बन एटम से इसको नाम दिया गया है। 4 कार्बन एटम्स की मौजूदगी की वजह से C4 का नाम दिया गया है। अगली अहम चीज़, एंजाइम्स का नाम याद रखना। जो प्राइमरी एंजाइम इनमें काम कर रहे होते हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। C3 प्लांट में वो प्राइमरी या मेजर एंजाइम, प्राइमरी का मतलब मेन एंजाइम, मेजर एंजाइम है रुबिस्को, जबकि C4 प्लांट्स में वो मेजर एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप मीन्स फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। खैर मेरी डिस्कशन इस वक्त C4 के ऊपर नहीं होगी, हमारे क्वेश्चन में जिन प्लांट्स का जिक्र था वो थे C3 प्लांट्स, तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। यानी ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इस पे हमने फोकस करना है। इस स्लाइड में रुबिस्को के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला पॉइंट है रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। इस तरह के बहुत सारे सवालात बनते हैं, इसलिए याद कर लें। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर तो आपका आंसर है सेलुलोज।
अगर आपके पास सवाल आता है मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन नेचर, तो आपका आंसर है ट्राइग्लाइसराइड्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन नेचर, तो आपका आंसर है रुबिस्को। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, तो आपका आंसर है कोलेजन। ये तो प्लांट्स में है रुबिस्को, लेकिन अगर एनिमल बॉडी के अंदर पूछा जाए तो आपका आंसर है कोलेजन प्रोटीन। तो ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर फोकस में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा पॉइंट, रुबिस्को जो है वो एक शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्साइलेज ऑक्सीजनेज। बड़ा स्पेशल नाम है, यूनिक नाम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्साइलेज ऑक्सीजनेज। अब जो नाम का शुरू का हिस्सा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये इंडिकेट कर रहा है कि किस सबस्ट्रेट पे इसने काम करना है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसका सबस्ट्रेट है जिस पे ये एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जो नाम का अगला हिस्सा है कार्बोऑक्साइलेज और ऑक्सीजनेज, ये इसके फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये एंजाइम अपने आप में एक स्पेशल एंजाइम है क्योंकि ये दो तरह के काम कर सकता है। नाम के आखिर में दो तरह की चीज़ें लिखी हैं, कार्बोऑक्साइलेज ऑक्सीजनेज। ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके पास दो एक्टिव साइट्स होती हैं, स्पेशल एंजाइम, इट हैज़ टू एक्टिव साइट्स। बड़ी अजीब बात है, बड़ी यूनिक बात है। आम तौर पे एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, वो एक चीज़ को अपने साथ जोड़ सकता है, लेकिन इसके पास दो एक्टिव साइट्स हैं। काम ये भी एक वक्त में एक ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम एक साथ करेगा। या तो ये कार्बोऑक्साइलेज जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा या तो ये ऑक्सीजनेज जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। दोनों काम बैक वक्त ये नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास एबिलिटी दो तरह के काम करने की है। इसके पास दो एक्टिव साइट्स कौन कौन सी हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने वाली साइट है और एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है। अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, गौर से सुनिएगा, ये सारा खेल मिकदारों का है, कंसंट्रेशन का है। मैंने आपसे ये कहा कि ये एंजाइम दो तरह के फंक्शन तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक वक्त में कोई एक काम ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में दोनों काम कर ले। तो ये लॉजिक कि भाई एक वक्त में एक काम करेगा, ये लॉजिक जुड़ा हुआ है कंसंट्रेशन के साथ। पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है? अगर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट विल बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये एंजाइम जोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तब ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज कार्बोऑक्साइलेज। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा तो फिर इसको नाम दिया जाएगा कार्बोऑक्साइलेज। ये वाला नाम का हिस्सा उस वक्त हम लेंगे, उस वक्त यूटिलाइज करेंगे इस नाम को जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ेगा। ऐसा कब होता है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। याद रखिएगा, रुबिस्को विल एक्ट एज कार्बोऑक्साइलेज, इट विल बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोऑक्साइलेज एक्शन कब ये परफॉर्म करता है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है अगर ये कार्बोऑक्साइलेज के तौर पे काम कर रहा होगा। लेकिन अगर पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर बात करो प्लांट के अंदर, तब इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। तब ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा सबस्ट्रेट के साथ और उस वक्त ये ऑक्सीजनेज जैसा काम करेगा। इफ बाइंड्स ऑक्सीजन इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज। तब इसका नाम का ये पोर्शन यूज में आएगा। और ऑक्सीजनेज के तौर पे ये कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? फोटो रेस्पिरेशन। सो दो सवाल यहाँ पर, इफ दिस एंजाइम रुबिस्को इज एक्टिंग एज कार्बोऑक्साइलेज, जिसका ये मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने की कैपेबिलिटी रख रहा है, तब ये डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन को जोड़ता है तब ये ऑक्सीजनेज के तौर पे काम कर रहा है, और ऐसा होता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो रुबिस्को, अब हम देख लेते हैं कि रुबिस्को लोकेटेड कहाँ होता है, उसकी सबस्ट्रेट कौन से हैं, उसकी प्रोडक्ट कौन सी है। रोल इन डार्क रिएक्शन, रुबिस्को ने अहम काम करना है डार्क रिएक्शन में। कौन सा? कार्बोऑक्साइलेशन का।
यही हमारे पास सवाल में टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी, कार्बो ऑक्साइलेशन। रुबिस्को ने कार्बो ऑक्साइलेशन करनी है, मतलब इसने ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधे में स्टोमेटा के ज़रिए दाखिल होती है, उसको इसने ऐड करना है किस में? सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट कौन सा है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसके ऊपर ये एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये एंजाइम रुबिस्को राइबोलोज बायोफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब वो कार्बो ऑक्साइलेज के तौर पे काम कर रहा है। जब ये एडिशन होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो होंगे 2 मॉलिक्यूल्स किसके? पीजीए के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसी चीज़ को मेंशन किया गया है रिएक्शन की शक्ल में, चेक कर लीजिएगा। राइबोलोज बायोफॉस्फेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके पास 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम होते हैं राइबोलोज बायोफॉस्फेट में। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंटर हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन एटम है। 1 कार्बन एटम वाली चीज एंट्री ले रही है 5 कार्बन एटम वाली चीज में, किस एंजाइम की मौजूदगी में? रुबिस्को। यहां पर रुबिस्को का किरदार जो है वो ऑक्सीजनेज नहीं है, ये ऑक्सीजन को ऐड नहीं करवा रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा रहा है। तो यहां पर इसका फंक्शन है एज कार्बो ऑक्साइलेज। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, 5 कार्बन वाली चीज में अगर 1 कार्बन वाली चीज शामिल कर दी जाएगी तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसके पास 6 कार्बन एटम्स होंगे। 5 + 1 6 कार्बन एटम्स। लेकिन जो 6 कार्बन एटम्स वाली प्रोडक्ट है वो होती है अनस्टेबल। वो इतना लंबा अरसा स्टे नहीं कर सकती, उसका नाम भी नहीं रखा गया क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत टेम्पररी है, फौरन ही टूट जाती है। किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स में। गौरतलब बात है, शुरुआत कहानी की हुई 1 मॉलिक्यूल से। 1 राइबोलोज बायोफॉस्फेट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, 1 मॉलिक्यूल बना 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड का। लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड था, स्प्लिट हो गया, टूट गया 2 मॉलिक्यूल्स में। अगर 1 की डिवीजन 2 में हो गई है तो कार्बन एटम्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। पीजीए के पास 3 कार्बन, पीजीए के पास 3 कार्बन, कुल मिला के अब भी 6 हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी भी सेटिस्फाइड है। शुरू में भी 6 नज़र आ रहे हैं, आखिर में भी 6 ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्प्लिट हो गए हैं 3 और 3 की शक्ल में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो भी स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी की वजह से इस प्रोसेस को C3 पाथवे भी कहा जाता है, प्लांट्स को C3 प्लांट्स भी कहते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, वो आंसर है रुबिस्को एंजाइम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। The enzyme responsible for primary carboxylation in C3 plant is hexokinase? नहीं जी, हेक्सोकाइनेज कुछ और काम करता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस? नो। पायरुवेट कार्बोऑक्साइलेज? नो। राइबोलोज बायोफॉस्फेट कार्बोऑक्साइलेज ऑक्सीजनेज, ये हमारा सही आंसर है। हमने क्रैक तो कर लिया है इसको, लेकिन फिर भी ये 3-4 नाम जो एंजाइम्स के आ रहे हैं, अब ये परेशानी है कि सर ये इतने नाम दिए गए, आखिर ये करते क्या है। तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, उससे तमाम एंजाइम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका डाटा, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी। ये चेक कर लें। हेक्सोकाइनेज किस प्रोसेस में काम आता है? ग्लाइकोलिसिस। क्या करता है? कैटलाइजेस फास्फोराइलेशन। किसकी? सबस्ट्रेट कौन है इसका? ग्लूकोज। प्रोडक्ट क्या बनेगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये नॉलेज है हेक्सोकाइनेज की कि हेक्सोकाइनेज ने ग्लाइकोलिसिस में किरदार निभाना है। क्या किरदार निभाना है? फास्फोराइलेशन करनी है, फॉस्फेट ऐड करना है। किस में? ग्लूकोज में। फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस तरह से दूसरा एंजाइम जो हमारे पास ऑप्शन बी लिखा हुआ था वो था सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम किरदार निभाता है क्रेब्स साइकिल में। क्या किरदार निभाता है? ऑक्सीडेशन करता है। किसकी? सक्सिनिक एसिड की। क्या बनता है? फ्यूमरेट बनता है। सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, सारा डाटा यहाँ पर नोट है। तीसरा एंजाइम लिखा हुआ था पायरुवेट कार्बोऑक्साइलेज। अब इसमें भी नाम में देखें कार्बोऑक्साइलेज लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि वहाँ भी पूछा गया था कार्बोऑक्साइलेशन,
तो क्या रुबिस्को होगा या फिर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होगा? तो याद रखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। ग्लूकोज को बनाना किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लिपिड से, प्रोटीन वगैरह से, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज? कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। किस में? पायरुवेट में। जब ऐड कर दिया पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसीटेट। आ जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ। रुबिस्को मैंने लिखा था रुबिस्को 2 काम करता है, यहाँ पर मैंने उसके एक काम को इंडिकेट किया है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। वैसे वो 2 काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज के तौर पे भी काम कर सकता है और कार्बोक्सिलेज के तौर पे भी काम कर सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है रुबिस्को जो है पार्टिसिपेट कर रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। अगर डार्क रिएक्शन ना लिखा हो तो C3 पाथवे लिखा होगा या कैल्विन साइकिल लिखा होगा। डार्क रिएक्शन में क्या काम करता है? कार्बोक्सिलेशन, ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किस में ऐड करता है? राइबोलोज बायोफॉस्फेट में। तो क्या बन जाता है? PGA के 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। तो ये सारा डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है, कोई पॉइंट मिस नहीं किया। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। बार बार